बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के जो चेंजेस हैं वो फाइनली अनाउंस भी कर दिए गए हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। कनाडा आने का जो सबसे आसान तरीका है वो है एक्सप्रेस एंट्री। इसमें आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होती और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की तरह बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं पूरा करना होती। कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री में अपनी ऑनलाइन एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको स्कोर अलॉट किया जाता है। ये स्कोर आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपका ऑक्यूपेशन और लैंग्वेज इनकी बेस पे अलॉट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में देखा गया कि कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर बहुत हाई जा रहा था। बहुत हाई स्कोर वालों को ही इनविटेशन इशू किया जाता था। मीन 480, 485 या इससे भी ज़्यादा का स्कोर देखा गया पिछले कुछ महीनों में। जब भी एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ हुआ तो कम स्कोर वाले हमेशा रह जाते थे, उनको इनविटेशन नहीं मिल पाया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों के लिए या एप्लीकेंट्स के लिए नहीं थी, कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए भी ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि कनाडा को स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में लोगों की ज़रूरत है, ना कि एक ही ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा लोग उनके पास आ जाएंगे और कई ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो रह जाएंगे जिनकी उनको ज़रूरत है, जिनमें लेबर शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर है, उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है तो ऑफकोर्स उसका स्कोर बहुत हाई जाएगा। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर है, उसके पास मास्टर्स डिग्री भी नहीं है, उसके पास बैचलर्स डिग्री है, तो उसका स्कोर शायद डॉक्टर के स्कोर से मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन अब से पहले जो एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम था वो यही था कि जितनी भी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट की जाती थी, दुनिया भर से लोग इसमें अप्लाई करते थे, उनका एक आपस में कंपटीशन सा होता था। और जिन लोगों का स्कोर भी हाई होता था वो जिस भी ऑक्यूपेशन से हैं उनको इनविटेशंस मिलते थे। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट को क्योंकि स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में लोगों की ज़रूरत थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैनेडियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, बिल C-19 के नाम से। इस बिल के पास होते ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि 6 नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में। जो अब इन्विटेशन इशू किए जाएंगे उनको नाम दिया गया है कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशंस या कैटेगरी बेस्ड इन्विटेशंस। मींस इसमें कुछ ऑक्यूपेशंस रखे गए हैं और इन ऑक्यूपेशंस के लोगों का किसी और से कंपटीशन नहीं होने वाला। इसमें एग्रीकल्चर भी है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स भी है, ट्रेड्स, स्किल ट्रेड्स भी हैं जैसा कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं, और भी बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं। ये 6 की 6 कैटेगरीज आगे वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन इनका किसी और के साथ कंपटीशन नहीं होगा। मीन्स अगर आप एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशंस में अप्लाई करते हैं तो ना ही आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत है और ना ही आपको कंपटीशन किसी इंजीनियर या डॉक्टर के CRS स्कोर के साथ होगा। आपको जो भी स्कोर मिलेगा आपके अपने पूल में, अपनी कैटेगरी में जो लोग हैं उनमें से ही देखा जाएगा कि किन का स्कोर सबसे ज़्यादा है और उनको इनविटेशन इशू किए जाएंगे कैनेडियन PR के लिए। आप लोगों के लिए भी इसमें बहुत सी आसानियां और बहुत सी नई अपॉर्चुनिटी सामने आ गई हैं और इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई लगातार 3 दिन कैटेगरी बेस्ड इनविटेशन के ड्रॉज हुए और किसी ड्रॉ में 1500, किसी में 1000, किसी में 500, इस तरह लोगों को इनविटेशन इशू किए गए। ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज कैसे होंगे, इनमें कौन सी कैटेगरीज हैं, किस तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, ये भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको दूंगा आगे चल के वीडियो में, वो ये कि आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, तो आपने कितना एक्सपीरियंस शो करना है। और मज़े की बात ये कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट को भी काफ़ी कम कर दिया गया है। और किस तरह के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है, और क्या जो ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल जिन लोगों ने बना रखी हैं ये उन पे भी इफेक्ट करेगा या उनकी प्रोफाइल उसी पुराने सिस्टम पे चलेंगी, और ये कि क्या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के थ्रू जो जो लोग एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने जा रहे थे या अप्लाई कर चुके थे उन पे क्या इफेक्ट होने वाला है इस नए कैटेगरी बेस्ड सिस्टम का। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप सभी लोगों के लिए जो कनाडा आने के ख्वाहिशमंद हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम कैनेडियन इमिग्रेशन और वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन एंड वर्क वीज़ा से रिलेटेड मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैटेगरी से। जो 6 नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के लिए,
ये 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? इनमें सबसे पहली है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मीन्स जिन लोगों को फ्रेंच आती है उनके लिए स्पेशल एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर के ऊपर बहुत प्रेशर था गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ ऐसा इमिग्रेशन का सिस्टम बनाया जाए कि फ्रेंच बोलने वाले लोग ना सिर्फ क्यूबिक में हों बल्कि पूरे कनाडा में होने चाहिए। तो उसके लिए एक नई ये कैटेगरी बनाई गई कि जिन लोगों को फ्रेंच आती है तो उनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी गई। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप इस कैटेगरी के अंडर बहुत इजीली इनविटेशन ले सकते हैं और कनाडा का पीआर भी ले सकते हैं विद फैमिली। और ये बहुत से लोगों के लिए एक आसान स्टेप भी हो सकता है कि अगर आप किसी और कैटेगरी में ज़्यादा स्कोर नहीं ले पा रहे तो बहुत अच्छा है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स कर लीजिए, 4-6 महीने लगाइए। बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे आते हैं जो कि फ्रेंच बोलने वाले नहीं हैं लेकिन उन्होंने कैनेडियन पीआर लेने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज किए। इसमें जो मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड होता है फ्रेंच लैंग्वेज का, आपको जिस तरह आइल्स के स्कोर होते हैं सेम उसी तरह लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चारों सेक्शंस में आपको मिनिमम 7 का स्कोर रिक्वायर्ड होता है अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी रखी गई है नॉमिनेशंस के लिए एक्सप्रेस एंट्री के अंडर वो है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस। अब यहाँ पे मैं आपको ऑक्यूपेशंस भी बताऊंगा हर कैटेगरी में जो कि एलिजिबल होने वाले हैं इस नए कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशंस के लिए। हेल्थ केयर का आपको पता है कि कोविड-19 जब आया उसके बाद पूरी दुनिया में हर मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स की एक बड़ी शॉर्टेज देखने में सामने आई और कोविड ख़त्म हो गया लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड ख़त्म नहीं हो रही सभी बड़े कंट्रीज़ में। कनाडा में भी कुछ ऐसा ही सीन है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स की एक बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये हर साल हर कुछ महीने में बढ़ती जा रही है, इसमें कमी नहीं आ रही। तो जो हेल्थ केयर के ऑक्यूपेशंस रखे गए हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे हैं। इसमें डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिजिशियंस, नर्सेज और मसाज थेरेपिस्ट और इस तरह के कुछ और ऑक्यूपेशंस भी हैं। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड हैं और आपको क्योंकि जॉब ऑफर की भी ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन के अंडर कनाडा का इनविटेशन आसानी से ले पाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्टेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से सुनना है फ्रेंड। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको स्टेम का नाम दिया गया है STEM। तो स्टेम की कैटेगरी में जो ऑक्यूपेशंस आ गए हैं फ्रेंड्स उनमें है आर्किटेक्चर एंड साइंस मैनेजर्स, बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट, सिविल इंजीनियर्स, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, कंप्यूटर सिस्टम डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डाटा साइंटिस्ट और डेटाबेस एनालिस्ट एंड डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि स्टेम की कैटेगरी में आ गए हैं जिनका कंपटीशन स्टेम से बाहर किसी भी और ऑक्यूपेशन वाले से नहीं होगा। हाई स्कोर रखने वालों को इसमें इनविटेशन इशू किए जाएंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ट्रेड ऑक्यूपेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में ट्रेड ऑक्यूपेशंस का इस तरह अलग से आ जाना एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ट्रेड ऑक्यूपेशंस कौन से होते हैं? इसमें सभी स्किल ट्रेड्स आ जाते हैं जो कि अब एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल हैं विदाउट जॉब ऑफर लेटर। ये बहुत खास चीज़ है कि आपको इसमें जॉब ऑफर नहीं प्रूव करना। तो और इसमें जो ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं फ्रेंड्स वो हैं रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसेज, एलिवेटर कंस्ट्रक्टर्स एंड मैकेनिक्स, मशीन फिटर्स, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, एसी मैकेनिक वगैरह जो होते हैं, HVAC टेक्नीशियंस होते हैं, कंस्ट्रक्शन मिलराइट्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनिस्ट, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन ट्रेड इंस्टॉलर्स, रिपेयरर्स एंड सर्विसेज। और फ्रेंड्स इसमें ये जो अदर की ऑप्शन है इसमें बहुत से ऑक्यूपेशंस आ सकते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल कुछ टेक्निकली इस तरह बनानी है कि आपका ऑक्यूपेशन इस अदर वाले सेक्शन में आ जाए। तो इसका नॉकआउट 72014 है। आप चेक कर सकते हैं कि 72014 के अंदर किस तरह के ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। इनमें किसी भी ऑक्यूपेशन के ऊपर अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए, मजीद आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं उन ऑक्यूपेशंस की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इनमें अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर पाएंगे। तो स्किल ट्रेड्स भी आ गए जिन जो विदाउट जॉब ऑफर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकेंगे और बहुत कम CRS स्कोर पे भी आपको इनविटेशन मिलेगा क्योंकि आपका कंपटीशन किसी भी और ऑक्यूपेशन वालों से नहीं होने वाला। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस।
ट्रांसपोर्ट में फ्रेंड्स डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं जो कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से भी रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, फिर खास तौर पे ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स जिनके पास हैवी ट्रकिंग का लाइसेंस है। हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि दुबई सऊदीया में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनके पास वहाँ का लाइसेंस है। कई लोगों के पास पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का लाइसेंस है, बाहर कहीं काम नहीं किया, लेकिन आपके पास ट्रकिंग इंडस्ट्री में हैवी ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी है और लाइसेंस भी है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं और अब इनविटेशन लेना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस। इसमें 3 ऑक्यूपेशंस रखे गए हैं। एग्रीकल्चर में बहुत से लोग अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको जॉब ऑफर नहीं मिलता या बहुत सी और रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा नहीं कर पाते। तो अब आप विदाउट जॉब ऑफर इसमें अप्लाई कर पाएंगे एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्ट कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन को, अगर आप इन 3 ऑक्यूपेशन में से किसी भी एक ऑक्यूपेशन का वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं। तो इसमें पहला है कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स, लैंडस्केपिंग, ग्राउंड मेंटेनेंस एंड हॉर्टिकल्चर सर्विसेज। सेकंड है एग्रीकल्चरल सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फार्म सुपरवाइजर्स। और थर्ड है रिटेल एंड होलसेल बुचर्स। तो फ्रेंड्स ये 3 ऑक्यूपेशन, इनमें आप खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये 6 कैटेगरीज हो गई। इनसे रिलेटेड कुछ आपके मेन जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि क्या इन सभी कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट सेम होंगी? तो नहीं फ्रेंड्स, हर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड, ऑफ कोर्स अगर आप हेल्थ केयर में अप्लाई करते हैं एज अ फिजिशियन तो आपकी रिक्वायरमेंट्स एक ट्रक ड्राइवर या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन के सेम नहीं होने वाली। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्लम्बर की अपनी है, एग्रीकल्चर वालों की अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपसे जॉब ऑफर नहीं मांगा जा रहा तो आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस शो करना है। तो इसमें फ्रेंड्स जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है मिनिमम 6 मंथ्स इन पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में अगर आपने 6 महीने किसी भी एक ऑक्यूपेशन में काम किया है। इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए मुझे आइडिया है कि वर्क एक्सपीरियंस शो करना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये कि क्या ये राइट टाइम है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने का, और जिन्होंने ऑलरेडी बना रखी है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल उनका क्या होगा, वो इस कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन के अंडर कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज द राइट टाइम, ये सबसे बेहतर टाइम है। अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन में आ जाएंगे। और जिन लोगों ने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रखी हैं और अगर उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनका ऑक्यूपेशन इन 6 कैटेगरीज के अंडर आता था तो वो भी ऑलरेडी इस कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन के अंडर आ चुके हैं। आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ना ही चेंज करने की जरूरत है, ना ही उसको अपडेट करने की जरूरत है। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या जो आपका CRS स्कोर है वो अब भी काउंट होगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, वो बिल्कुल उसी तरह काउंट होगा जैसा कि पहले काउंट होता था, लेकिन अब सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि आपका अपने ही पूल में, अपने ही ऑक्यूपेशन में आपका CRS स्कोर देखा जाएगा और हाई स्कोर वालों को इन्विटेशंस दिए जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्या जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स वाले हैं जो PNP के थ्रू एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनका क्या होगा? तो PNP की क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो सेम उसी तरीके से चलेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन ऑफ कोर्स इन 6 कैटेगरीज के अंडर आता है और आप PNP के थ्रू भी इसमें आए हैं तो भी आपको इस कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन के अंडर बहुत जल्दी इनविटेशन मिल सकता है। आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए कि बहुत जल्दी आप कनाडा का PR ले पाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये परमानेंट कैटेगरीज बना दी गई हैं, हमेशा ये कैटेगरीज और ये ऑक्यूपेशंस ऐसे ही चलेंगे एक्सप्रेस एंट्री में? तो जी नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमेशा ऐसे नहीं चलेंगे। तो ऑफ कोर्स ये इसकी सक्सेस रेट पे देखा जाएगा। 2023 के लिए ये 6 कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं। 2024 के लिए इसमें नए ऑक्यूपेशंस भी ऐड किए जाएंगे और कैटेगरीज को भी शायद बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये हर साल चेंज होंगी कैटेगरीज भी और ऑक्यूपेशंस भी। कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कीजिए और फ्री में अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। सबसे बड़ा इशू जो कि जॉब ऑफर का होता है, इसमें आपने जॉब ऑफर नहीं लेनी। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, आपका ऑक्यूपेशन इन 6 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी के अंदर आता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।